नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 5000 प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे। तो इस सीरीज में ही हमने 1 से 10 तक जो इकाई है यूजीसी नेट हिंदी की, मैंने इसके ऊपर मॉक टेस्ट करवाने के लिए आप सबको बोला था कि हर यूनिट के ऊपर मैं 100 प्रश्न करवाऊंगी और एक दिन में मैं 2 वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी जिसमें 50 प्रश्न होंगे, एक मॉर्निंग में तो एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग में हमने एक वीडियो लेक्चर कर लिया था, तो अभी हम इवनिंग में ये 50 मॉक टेस्ट लगाएंगे। हिंदी भाषा और विकास से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है, तो इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी। तो वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये आपने बताना है। तो ये कहते हैं शब्द। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है? इन 4 विकल्प में से तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन है? इन 4 विकल्प में से बताना है आपने। तो ये है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है प्राकृत की। तो ये है पाली। पाली विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? इन 4 विकल्प में से पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है कन्नौजी। कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या है? इन 4 विकल्प में से देख के बताना है आपने। तो न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए। तो ये है मलयालम। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों के व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? भाषा के लिखने बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है व्याकरण। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये आपको पता होने चाहिए। सभी वर्गों के व्यंजन, इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा या रा ला व, ये है अंतस्थ व्यंजन। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा की लिपि बतानी है। तो द्रविड़ है। तमिल भाषा की लिपि द्रविड़ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर के मॉक टेस्ट को लगा रहे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज लगाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इन 4 विकल्प में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो यह है दक्षिणी हिंदी की उपभाषा नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय बोली कहते हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा ही फास्ट करवा रही हूँ मॉक टेस्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर लगा सकते हैं और आप भी कोशिश करिए कि आप भी 5 से 10 सेकेंड के अंदर एक प्रश्न का उत्तर लगाएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली इन 4 विकल्प में से है ब्रज भाषा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तालव्य व्यंजन बताना है इन 4 विकल्प में से देख के। तालव्य व्यंजन कौन है, कौन सी है? तो ये है च छ ज झ। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है?
तो भारत में बोलियों की संख्या निर्धारित की गई है 436। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है आपने। तो उपभाषा, उनकी बोलियां और उनके क्षेत्र, ये सब आपको पता होना चाहिए। हर बार इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर बनता है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है विकल्प डी, खड़ी बोली और बुंदेली। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो है बघेली। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ये चार विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है विकल्प सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इन चार विकल्प में से। मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन है विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण बताने हैं आपने, तो ये है विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? नासकीय व्यंजन इन चार विकल्प में से है विकल्प बी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये अ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कांठ्य और तालव्य वर्ण। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शलगम वाला श, षटकोण और सपेरे वाला सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं इन चार विकल्प में से? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ये आपने बताना है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण बताना है आपने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चीय स्वर है? तो पाश्चीय स्वर है विकल्प ए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? इन चार विकल्प में से अयोगवाह कौन से हैं? तो अयोगवाह है विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छ ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये उच्चारण स्थान है तालव्य। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो विकल्प बी संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताइए। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है विकल्प डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कंठ्य, तालव्य, वत्सीय, दंत्य, ओष्ठ्य। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला पाश्विक ध्वनि है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो समास से संबंधित संधि, तत्सम, तद्भव और जो व्याकरण लगे हुए हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने ये प्रश्न भी उठा लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
ऐसे समास कहलाता है कर्मधारय। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे होता है, तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थक। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? इन चार विकल्प में से देख के बताइए क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं देशज। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? अब इस तरह के प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। एक या दो प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे। शब्द दे के पूछ लिया जाएगा कि किस भाषा का शब्द है। तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो मैंने भी इसी तरह के प्रश्न उठा लिया है। तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय, तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं पद। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यतुपति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं व्यतुपति के आधार पर संज्ञा के? तो ये होते हैं 3। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से किस कारक का चिन्ह है? तो से अपादान कारक का चिन्ह है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है इन निम्नलिखित वाक्य में। तो विकल्प सी में हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये एक उत्तम पुरुष। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है इन 4 विकल्प में से? तो ये है, उसने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में है सामान्य भूतकाल में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक इन 4 विकल्प में से। तो गेहूं पिस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे 50 प्रश्न। तो हिंदी भाषा और विकास इकाई 1 से मैंने 100 प्रश्न करवा दिए मॉक टेस्ट के थ्रू। अब मैं इकाई 2 के 100 प्रश्न करवाऊंगी। एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी। तो वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिए और इसको अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।